मैं 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने से पागल की तरह था, इतना मोटा कैसे कोट पहन सकता है आदमी गर्मी में, काले रंग का जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये एकदम विशुद्ध मूर्खता है, ये कोई परंपरा नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्यूपिडिटी है। एक ह्यूमन माइंड जो कहीं और से पढ़ा है, जिसका भारतीय समाज संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, और वो प्राइड भी लेता है, वो भारत के लोगों के ऊपर जजमेंट सुनाते वक्त कोट करेगा साउथ अफ्रीकन जज ने ये लिखा था, तो उसका हम क्या करें? उसकी बत्ती बना के पिछले जेब में डाल लो। मैं मुखर्जी नगर में लंबे समय रहा हूँ, तो पूछता हूँ क्या करना चाहते हो, तो बोलता है भैया पावर है। पावर का करो क्या, इलेक्ट्रिसिटी देना है तुमको गांव में, क्या करना है पावर का? गौ, गायत्री, गंगा और गीता की रक्षा के लिए सारे हिंदू प्रयासरत रहते हैं ताकि सनातन धर्म जीवित रहे। लेकिन उन सब के पहले जिन गुरुकुलों की हमें रक्षा करनी चाहिए थी, जिन गुरुकुलों के कारण भारत विश्व गुरु था, हमें अपना राष्ट्र विश्व टीचर नहीं बनाना है, विश्व प्रोफेसर नहीं बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल से ही निकल सकता है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से नहीं। इस कारण से गुरुकुलों को भी सपोर्ट अवश्य करें और अपने सनातन वैदिक शास्त्र को अवश्य पढ़ें। अगले पैनलिस्ट है जिनका स्वागत करने के लिए आएंगे अंकित मिश्रा जी एंड अजय निषाद जी। श्री अजीत भारती जी का स्वागत करेंगे। A journalist and believes in जो कहूंगा सच कहूंगा, और रोज कहते रहूंगा। क्या बात। लॉ से समाधान हो सकता है कि नहीं, उसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। अब लॉज ही जिन लोगों को उनको गवर्न करना है और प्रोटेक्ट करना है, जब वो ही दुश्मन बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं? वील कम टू दैट इन अ बिट। अजीत प्लीज गो ऑन। सूरत वासियों को बहुत बहुत आभार आमंत्रण देने के लिए। मैं भारतीय राजनीति के संदर्भ में अगर बोलना चाहूँ तो हम सब जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष कितने लेबर पेन के साथ नेहरू जी ने स्वयं जन्म दिया था। और क्योंकि देखिए एक बच्चा जो होता है वो उसका स्किन स्मूथ होता है और वो ठीक है, पेन होता है मदर्स को, लेकिन आप नेहरू जी के बारे में सोचिए कि हिमालय, इतनी नदियाँ, इतने पहाड़ पठार, कंकड़ पत्थर सब के साथ जब जन्म दिया होगा उनको, तो कितनी पीड़ा हुई होगी। और उसके बाद हक बनता है, जिस तरह से राजनीति उनके परिजनों की हुई है कि इंडियन नेवल शिप पे जो है पिकनिक मनाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़े बहुत इधर उधर घोटाले। यार जिसने जन्म ही दिया है तो संपत्ति उसकी हुई, तो थोड़ा 10-20 हज़ार करोड़ लाख करोड़ का घोटाला उटाला भी हो गया ये सब, तो मोदी ने तो सब बंद कर दिया। और ये मुझे लगता है कि स्वस्थ राजनीति है नहीं। जिसका हक है, और कानून की बात कर रहे थे ये, तो कानूनन तो कांग्रेसियों का हक है इस देश पे, तो उस कारण से भी इनका बनता है। और मुझे लगता है 2024 जो है राहुल गांधी जी को दे ही देना चाहिए। इस पे आगे हम और भी चर्चा करेंगे। फॉर दोज हु विल बी वॉचिंग ऑन यूट्यूब एंड इफ यू बिन लिविंग अंडर अ रॉक और आपने अजीत भारती को यूट्यूब पे नहीं देखा है, ही इज़ वन ऑफ द किंग्स ऑफ पॉलिटिकल सैटायर। तो इनको कृपया बहुत सीरियसली इस कॉन्टेक्स्ट में ना ले। दिस वॉज पॉलिटिकल सैटायर। आई वुड लाइक टू आस्क यू अजीत कि अभी हमने बात की ड्राफ्ट आईपीसी की, हमने बात की कि कैसे लॉज, शायद स्टेट ही ऐसा हो गया है, इंडियन स्टेट ही ऐसा हो गया है कि वो परसिक्यूटेड को और परसिक्यूट करना चाहता है बाय इट्स वेरी एसेंस। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की, और ये सारे कॉन्वर्सेशंस कई हद तक सोशल मीडिया में जर्मिनेट होते हैं, एंड यू हैव थ्रू यूट्यूब स्पोकन अबाउट दीज इश्यूज। आपको अभी क्या लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे कितना प्रभाव है ऑफ द कॉन्वर्सेशंस एंड ट्रेंड्स दैट स्टार्ट ऑन सोशल मीडिया? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इनफैक्ट सोशल मीडिया का प्रभाव अब इलेक्टोरल मतलब जो एक्चुअल में नीतियाँ बनती हैं वहाँ तक पहुँचते हुए हमें परकुलेट होते हुए दिखता है। पहले बहुत कम था, अब मुझे लगता है कि थोड़ा अधिक ही हुआ है। और सोशल मीडिया अब ऑल्टरनेट मीडिया का रोल अदा नहीं कर रहा है, वो मीडिया इटसेल्फ हो गया है।
और मीडिया जो है वो यूएस के 20 वर्ष पूर्व ठुकराए हुए जो फॉर्मेट है उसको ढो रहा है। मतलब 40 वर्ष आउटडेटेड है जो लेगेसी मीडिया है, चाहे टीवी हो गया या अखबार चल रहा है, ये सब में इनका कोई भी मतलब ये कम्प्लीटली जो बिजनेस एस्पेक्ट है मीडिया का उसी पे वो फोकस्ड हो गए और कहीं ना कहीं उसी कारण से लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया है। और यूट्यूब जो है इतना एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बन के आया है। या आप ट्विटर लीजिए, ऑप इंडिया जो था वो ट्विटर से बूम फ्रॉम ट्विटर, वहाँ से कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया और उसके बाद ग्रुप बनता है, फिर एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ से आरंभ होता है। तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है। और कई जगह पे हमने ये भी देखा है मीडिया की कितनी सक्सेस स्टोरीज है किसी को न्याय दिलवाने में मीडिया वही एक जेठमलानी वाला, उसका ये ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी 4-5 गिना सकता है, तलवार को दिलवा दिए, ये सब उसमें भी सही गलत क्या है किसी को पता नहीं है। सोशल मीडिया में आप देखिए कहीं पे राइट्स होता है, अगले दिन बुलडोजर चल जाते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रेशर, वो लीगल नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी बुलडोजर एक्शन को लीगल नहीं ठहरा सकता। उसका घर इलीगल था, पहले तोड़ लेते हैं। वो पेशाब करता है उसके बाद ही क्यों टूटता है? वो कहीं बम फोड़ रहा है, कहीं पत्थरबाजी करता है, उसी के बाद क्यों टूटता है? तो ये कम्प्लीटली सोशल मीडिया का आप एक सक्सेस कह लीजिए कि हमारा इंटेंट होता है उसको पनिश किया जाए। और हम यह भी जानते हैं कि न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है। हम जानते हैं कि वहाँ न्याय के अलावा सब कुछ मिल जाएगा। तो इस कारण से जब सोशल मीडिया का आउटरीच, वो एक थी हैदराबाद की डॉक्टर थी, यंग डॉक्टर, जिनका रेप करके जला दिया था केरोसिन डाल के, अगले दिन 4 को गोली मार दी। जनता ने पुष्प वृष्टि करके उनका स्वागत किया पुलिस वालों का। तो ये बताता है, और जनता का कलेक्टिव विजडम जो होता है वो हमेशा, चाहे चंद्रचूड़ हार्वर्ड से पढ़ के आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चंद्रचूड़ों की फौज आ जाए, उससे हमेशा रैंडम, मेरे पिता जो किसान है वैसे 100 किसान वैसे 100 चंद्रचूड़ पे भारी पड़ेंगे। क्योंकि जो भोगता है, जो पीड़ित है और जो डे टू डे देखता है समाज में क्या चल रहा है, यही जज जो है, पॉल्यूशन हो गया फलाना ढिमका, ये सब पे बैन लगाते हैं, इसी जज को शाहीन बाग के कारण हजारों करोड़ पर वीक जो नुकसान झेला है हमारी अर्थव्यवस्था ने, वो कभी नहीं दिखा। इनके सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में वो बैठ जाते, दिख जाता, एक दिन में वो हट सकता था। तो ये सब काम सोशल मीडिया, चाहे मैं अकेला आदमी आज नहीं हो सकता है मैं अधिक आर्टिकुलेट हूँ न्याय व्यवस्था पे, मैं जिस तरह से कटाक्ष करता हूँ या मुंहफट होकर बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग उसके नीचे कमेंट भी तो कर रहे हैं। पहले बिना माननीय के तो नाम ही नहीं लिया जाता था, चाहे कोर्ट हो, जज हो, बिना वो मान के योग्य है भी कि नहीं, नोबडी वाज बॉदर्ड। नहीं बोलोगे तो हमें खुद ही डर लगता था, अरे यार कुछ गलत बोल दिया, इस टाइप की फीलिंग आती थी। तो ये सोशल मीडिया के ही कारण ये वो सिंड्रोम है जहाँ पे रेड लाइट नहीं होती और आपको फुटपाथ क्रॉस करना होता है। एक आदमी आएगा, 2-3 आदमी, 4-5 आदमी इकट्ठा होते हैं, दे क्रॉस इट, वो ट्रैफिक को बाधित करते हैं। सोशल मीडिया वही काम कर रहा है, वो फुटपाथ पे जीब्रा क्रॉसिंग क्रिएट कर रहा है कि नहीं तुम्हारा बहुत हो गया, अब हम लोग चलेंगे। तो उससे तो राजनीति इम्पैक्ट होती है। Since we have 2 more minutes, मैं एक follow-up question पूछूंगी आपसे। Since I think audience की भी demand थी, I'll ask you a question on the judiciary. अभी स्टालिन ने जब ये कमेंट दिया था, उदयनिधि स्टालिन ने, कि सनातन धर्म का खात्मा होना चाहिए, and he likened it to dengue and all of that, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप प्रोसेस के हिसाब से आइए, हम इसका immediate cognizance नहीं लेंगे। Whereas when we see in the Nupur Sharma case, I think यहाँ पे सबको याद होगा कि क्या हुआ था नुपुर शर्मा के साथ, and सुप्रीम कोर्ट ने कितनी pardon my saying so, but in this case नीच comments किए थे काफ़ी, जब उनको कहा था कि you're a woman with a loose tongue, you've set the country on fire, and they held her responsible for the brutal beheading of Kanhaiya Lal. तो ये जो एक difference है in the stand that the judiciary seems to take when Hinduism is being attacked, and when a Hindu is being attacked, and when a Hindu is supposedly the accused, ये जो एक difference है
डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं हिंदूज हैव फेल्ड टू बिकम अ प्रेशर ग्रुप, कि अगर शायद हम एक प्रेशर ग्रुप बनते, अगर हिंदूज एक प्रेशर ग्रुप बनते, तो उससे भी जुडिशरी के ऊपर प्रभाव पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल जजेस आर ह्यूमन बींग्स, वो दे आर नॉर्मल पीपल, वो भी देखते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन कौन सी तरफ है, वो भी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना आउटरेज है, कितने लोग गुस्सा हैं. दैट इज़ वेयर द इस्लामिक स्ट्रीट वीटो ऑल्सो कम्स इन. तो आपको लगता है कि जुडिशरी की इस तरह का जो एक डायरेक्शन है वो इसलिए है बिकॉज वी एज हिंदूज हैव फेल्ड टू बिकम अ प्रेशर ग्रुप एंड द पॉलिटिशियंस वी हैव चोजन और वी हैव बिन चूजिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, वो शायद ये समझ नहीं पाए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स कितने ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ धर्मा बट ऑल्सो ऑफ इंडिया एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट. न्याय व्यवस्था पे मैंने कई बार एक कथन बोला है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था रसूखदार वकीलों की रखेल बन के रह गई है, और ये कम्प्लीटली ट्रू है. आप तीस्ता का केस देख लीजिए, जुबैर का केस देख लीजिए, या कोई भी रैंडम नाम आप वामपंथियों का ले लीजिए. छुट्टियों में वो भी मतलब जो लंबी छुट्टी होती है, जब अंग्रेज़ बहादुर जाया करते थे अपनी पत्नी और बच्चों के पास 2 महीने के लिए, और उसके बाद लौटते थे, तब जो छुट्टी होती थी उसके लिए जो बेंच असाइन होती है, उसकी भी जब छुट्टी होती है, मतलब सैटरडे संडे जब होता है, छुट्टी में भी छुट्टी के दिन, और वो भी 4 बजे कट ऑफ टाइम हो गया तो 6 बजे सुनवाई होती है. 2 बार, एक बार 3 जज की बेंच बैठती है, एक बार 5 जज की बेंच बैठती है, और उसके बाद फिर तीस्ता के लिए जो स्पेशल, मुझे लगता है काजू वाजू भी खिलाया होगा रोस्टेड उनको, जिस हिसाब से दिया गया था. तो रसूखदार वकील की जब मैं बात करता हूँ, ये एक रियलिटी है. वो हमारे गैंग के क्यों नहीं है? प्रश्न यह होना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ हैं. जब आपके ऊपर एफआईआर होता है या मेरे ऊपर होता है, एक एफआईआर मतलब 50,000 से 1 लाख रुपया उसको क्वाश करवाने में, जिसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं, कोई इलीगल काम नहीं किया है हमने. कल ही आया ना सुप्रीम कोर्ट का, कल या परसों आया है कि उसने अगर गलत भी किसी ने छापा है, रिपोर्टर ने, तो भी रिपोर्टर जो है लायबल नहीं है कि उसको जो है प्रोसिक्यूट किया जाए. ये था बिकॉज ईसीआई था, इलेक्शन सॉरी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया था, ईसीआई था, तो मणिपुर के ये उन रिपोर्ट. पे अप्लाई करेगा. तो भाई मनीष कश्यप को क्यों पकड़े हुए, छोड़ दो. वो तो एक लाइन बोल करके इसी को आधार बना के भाई चंचूर ने बोला है, लेकिन वही है ना, चंचूर सोमवार को एक बात बोलता है, मंगलवार को कुछ और बोलता है, और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. और एक बेंच जिस चीज़ पे किसी को रिहा कर देगी, दूसरे बोलेगी नहीं आप घूम करके आओ, हमारे पास 80,000 केस हैं, 80,000 1वां नंबर आपका है, मेरा लौंडा सीजीआई बनेगा तब जो है आना तुम. तो इस टाइप की बातें हैं. मूल बात वही है कि प्रेशर ग्रुप क्रिएट करवाने के लिए, वहाँ तक वो जो दरार है उसमें टांग फंसाने के लिए आपको अपना बैटरी ऑफ लॉयर्स, और वो आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी. वहाँ जब इंदिरा जयसिंह या प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल ये लोग चले जाते हैं, आई डोंट थिंक कि कपिल सिब्बल 25 लाख रुपया उससे ले रहा होगा उसको लड़ने के लिए. हमारे में आप जाओ, भाजपा का ऑफिस बेयरर वकील है, 35,000 रुपया मुझसे लिया, लौटाया नहीं और डेट तक नहीं लिया. ट्विटर का मुझे अकाउंट जो है वो रिवर्स करवाना. ये सच्चाई है इस पार्टी से. जो राघव अवस्थी, तो और भी हैं, तो जो भी है उनका तो इस तरह के लोग हैं आपके सिस्टम में, तो ऐसे में कहाँ से प्रेशर ग्रुप बन पाएगा? तो इसमें पॉलिटिशियंस का क्या रोल होना चाहिए? बिकॉज द सब्जेक्ट इज राजनीति, वील टाइड बैक टू दैट, कि पॉलिटिशियंस को, जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट किया है इस होप से कि वो हमारी सुनेंगे, वो सिस्टम को बदलेंगे और वो एक नया इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पे द परसिक्यूटेड आर नॉट बीइंग परसिक्यूटेड. नहीं, उसमें तो लीडर्स का क्या रोल होना चाहिए? उसमें समस्या ये है ना कि लीडर क्या करेगा? 545 दे दो मोदी को, या 868 जब 2026 का डिलिमिटेशन हो जाएगा, जितना भी होगा दे दो, करेगा क्या? उसका कानून बनाएगा. इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्यायिक संहिता या दंड संहिता इस तरह से बन जाएगी. वर्ड आपने उर्दू का हिंदी कर दिया, हिंदी का अंग्रेजी कर दिया, ये सब कर दोगे, जो भी आपका इंटेंट खूब बढ़िया है. अंततः उसी लॉ का इंटरप्रिटेशन एक जज मंगलवार को एक तरह से करेगा, बुधवार को एक तरह से करेगा,
अल्टीमेट रियलिटी यही है कि इवन जहाँ पे हर एक चीज़ डिफाइंड है, फिर भी इंटरप्रिटेशन के नाम पे 3 जज की बेंच, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे करके हर बेंच एक दूसरे को पलटती चली जाती है। आप भीमा कोरेगांव वाला केस में देख लीजिए कि ट्रायल कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, उसको रिवर्स किया हाई कोर्ट ने, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। तो सम ब्लडी जज इज एट फॉल्ट। उसके लिए क्या ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? कौन सा लॉ तुमने कब पढ़ा कि तुमने जो है उसको रिवर्स कर दिया? फिर सुप्रीम कोर्ट वाले, तो हो सकता है कि एक यूएस के लॉ से चल रहा है, एक चाइना के लॉ से चलता होगा, और ट्रायल कोर्ट वाला जो है वो भीमा कोरेगांव के लॉ से चल रहा होगा। तो अंततः जब एक ह्यूमन माइंड जो कहीं और से पढ़ा है, जिसका भारतीय समाज संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, और वो प्राइड भी लेता है, वो भारत के लोगों के ऊपर जजमेंट सुनाते वक्त कोट करेगा साउथ अफ्रीकन जज ने ये लिखा था, तो उसका हम क्या करें? उसकी बत्ती बना के पिछले जेब में डाल लो। हम क्या करेंगे? भारत के समाज पे तुम्हारे वो शब्द कि फलाने फिलोसफर ने ये क्या, कांत ने क्या कहा, आंद्रे ब्रिता ने क्या कहा, ये सब खाली वही होता है प्लेइंग टू द गैलरी। ये ट्विटर पे है नहीं, इनको लगता है यार कुछ बोलेंगे, अजीत भारती तक साला वायरल हो जा रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे यार, हम तो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। तो इस आस में ये इस तरह की बातें करते हैं। इंटरप्रिटेशन जो प्योरली, आपके पास 3 किताबें हैं, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, भारत का संविधान, बस बियॉन्ड उसके तुम्हारे बाप ने क्या कहा, चाचा ने क्या, इससे क्या लेना देना है यार? उसमें लिखा हुआ चोरी की सजा ये है, बात खत्म करो। चोरी की सजा में तुम ले आते नहीं, मुसलमान ने चोरी की है यार, ये किस परिस्थिति में किया होगा? इंटरसेक्शनैलिटी, हाँ वही, अब जो भी है, अंग्रेजी के लंबे लंबे शब्द जिसका स्पेलिंग भी और मतलब बोलने में साल जीभ जो है वो लटपटा जाता है, तो उस तरह के शब्द का प्रयोग करके ये आम आदमी को बस वही मूर्ख बनाने की बातें हैं और कुछ नहीं है। और एक दिन आप देखिएगा कि जनता पक जाएगी और इनके कारों को घेर घेर कर जब खींचेगी ना, तब ये भूल जाएंगे ये लोग कि ये कौन है। इनको लगता है कि ये जमींदार हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ बोल के निकल लेंगे। ये वही अभी बोल रहे थे ना कि कोर्ट वही है। गर्मी में मैं 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने से पागल की तरह था, इतना मोटा कैसे कोट पहन सकता है आदमी गर्मी में, काले रंग का जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये एकदम विशुद्ध मूर्खता है, ये कोई परंपरा नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्यूपिडिटी है। और ये वही है कि औपनिवेशिक मानसिकता है, उसको ढोते जा रहे हैं। कहा है अंग्रेज बहादुर गोरे थे और गोरा मतलब अच्छा होता है, और गोरे लोग काले कोट पहनते हैं, हम भी पहनेंगे। तो पॉलिटिशियन यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता, वो एक रियलिटी है, उसको हमें स्वीकार करके ही चलना होगा। अंततः जनता ही कुछ करेगी, मुझे इसमें थोड़ा सा विश्वास है। थैंक यू। अब आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी वंडरिंग कि डिस्कशन राजनीति पे है, बट हम लॉज पे चले गए, जुडिशरी पे चले गए। बट आई डू बिलीव दैट एवरीथिंग इम्पैक्ट्स, एवरीथिंग इज राजनीति। सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं होती, सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स राजनीति नहीं होती। कई हद तक शायद लॉज भी राजनीति का ही प्रोडक्ट होता है और जुडिशरी भी राजनीति की प्रोडक्ट्स होती हैं और उनके जजमेंट्स भी। एंड देयरफॉर व्हेन इट इम्पैक्ट्स द पीपल ऑफ इंडिया and when it impacts its citizens, it needs to be discussed because these things impact electoral politics in turn. Anybody who wants to ask a question, please raise your hand. वो इनको, excuse me, in front, red shirt. इन्होंने पहले हाथ उठाया था, प्लीज इनको दे दीजिए। हेलो। या शॉर्ट क्वेश्चंस। जी, आप लोगों ने यहाँ राजनीति में बैठे हुए लोग हो, तो मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि स्टाइलियन पे इतनी सारी बातें हुई आपकी, पर जो उद्धव ठाकरे ने अभी बयान दिया है कि राम मंदिर जब भी बनेगा तब एक साथ इतने सारे हिंदू अयोध्या में इकट्ठे होंगे और कहीं दूसरा गोधरा कांड नहीं हो जाए, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप लोग? किसके लिए क्वेश्चन है आपका? सर आप सभी के लिए, जो भी सभी के लिए। तो आई थिंक इसका सबसे अच्छा सैटायरिकल या जो भी ऑडियंस को पसंद आने वाला आंसर तो अजीत देगा। सो अजीत, वुड यू लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन? देखिए, उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं उनकी पत्नी और बेटे के अलावा कोई सुनता नहीं है, तो इस कारण भी किसी ने इस बात पे ध्यान मतलब दिया नहीं। वो एक नॉन एंटिटी है। जिस आदमी के पास
अपनी पार्टी तक नहीं है, तो वो आदमी कुछ भी बोले रैंडम, मतलब हम लोग तो कम से कम 5 आदमी स्टेज पे बोल रहे हैं, वो कहाँ क्या बोलता है। उदयनिधि स्टालिन भी, उसने भी क्या बोला, मतलब इन लोगों का अचीवमेंट क्या है, कहीं पैदा हो गए किसी घर में, इसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। स्टालिन को आप देख लीजिए, इज ए फेल्ड एक्टर, और जो बोलता है वो तो पता ही चल रहा है कि मतलब शौचालय में जो बोलना मतलब करना चाहिए वो कहीं और पे किया जा रहा है स्टेज पे, तो उस तरह से तो मौखिक विष्ठा जो लोग करते हैं, चाहे स्टालिन हो, ठाकरे हो, इन लोगों का कुछ नहीं, वही पावर में है, पुलिस है तो कुछ चार्जेस लगा कि इधर उधर कुछ कर देगा जब भी, बट बियॉन्ड दैट उनका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। वो जो जिनको कंटेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने क्या बोला, वो शायद यह बोलना चाह रहा है कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का कांड करवाएगा। वो वहीं पहुंचना चाह रहा था कि 59 कार सेवकों ने गैस वैस ऊपर में खुद ही उड़ेल लिया उधर साबरमती एक्सप्रेस में, और बीड़ी पी के माचिस मार दिया, जो चल रहा था इन लोगों का अभी तक। और बाद में फिर रिपोर्ट्स आई तो पता चला को, तो वो वहीं पे पहुंचना चाह रहा है। ये लोग 2002 से वापस नहीं आ पाए हैं, उधर से निकलने में इनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। मैं मुख्य 2 बात करूंगा। एक तो आप जो कायदा के ऊपर बात करते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए जल्दी से जल्दी या नहीं। दूसरा, ये जो यूपीएससी जैसी परीक्षाएं हैं उसके अंदर इस्लामिक स्टडी के ऊपर पढ़ के आदमी आईएएस आईपीएस बनता है, वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए कि नहीं? अश्विनी जी ने हाथ खड़े कर दिए, माइक अजीत को दे दिया। एक्सपर्ट, चलिए एक्सपर्ट कमेंट्स प्लीज अजीत, क्विकली। कॉलेजियम पे तो मेरे विचार चंद्रचूड़ भी अब जान गए हैं, तो वो तो सार्वजनिक सर्वविदित है कि कॉलेजियम जाना ही चाहिए, क्योंकि जो ये लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी शब्दावलियाँ प्रयोग में लाते हैं, उन सब के अगेंस्ट है ये सिस्टम, और अपने आप को एक तरह से इम्यून करके संविधान से भी ऊपर उठा लिया है इस संस्था ने। और उस संस्था के कारण जिस तरह से हमें, मतलब ये अकेला है कि आप किसी भी रैंडम इंस्टीट्यूट से लॉयर की एक डिग्री ले लो, आप में पोटेंशियल है, हाँ, लेकिन चाचा भतीजा या जीजा साला किसी का होना पड़ेगा, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बन सकते हैं। बाकी और किसी विषय में ये नहीं है। बाकी और हाँ, राजनीति में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो ये 2 पैरेलल है। तो कॉलेजियम तो बेसिकली प्रधानमंत्री से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि संसद जो कानून पास करवा रही है उस पर भी ये प्रेसाइड होके बताते हैं कि नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये थोड़ा ऐसे करके कर सकते थे, हमसे पूछ लेते एक बार। तो ये दूसरा प्रश्न क्या था यूपीएससी को लेकर? हाँ, समझ गया। इस्लामिक स्टडीज करके लोग यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, अगर वो एक विषय है तो उसके, अब हिस्ट्री पढ़ करके आदमी जल मंत्री का कानून तय कर रहा है, जल मंत्रालय का, तो आप उसको नाला विज्ञान पढ़ा दो, हिंदू स्टडीज पढ़ा दो, इस्लामिक स्टडीज पढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी इस तरह की संस्था हो गई है। मेरा जो यूपीएससी को लेकर के अप्रोच है वो सीधा है आईआईटीज़ की तरह। 12th के बाद एक यूपीएससी एग्ज़ाम होना चाहिए, और 4 वर्ष उनको पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी, कल्चर और जो भी पीनल कोड और संविधान होते हैं, इसमें आप उनको ट्रेन करो। पहला साल आप बेसिक सिखाओ सब चीज़ के, उसके बाद कार्डर असाइन कर दो। जिसका जो कार्डर होगा वहाँ की भाषा पढ़ाओ उसको 3 वर्ष, और 1 वर्ष इंटर्नशिप रखो। ये अप्रोच लेकर के आप चलोगे तो एक आइडियलिस्ट 25 साल का जब युवा निकलेगा तो वो इतना मोटिवेटेड होता है। का यहाँ पे तो बाल उड़ गए, अब लूटेंगे हम, दहेज लेना है, लूटना है, कैसे यार, हम 12 साल यार पढ़े मुखर्जी नगर में हम दिए, अब तो यार छोड़ूंगा नहीं। तो उनका पहला पर्पस ही होता है। मैं मुखर्जी नगर में लंबे समय रहा हूँ, तो पूछता हूँ क्या करना चाहते हो, तो बोलता है यार भैया पावर आएगा। पावर का करो क्या, इलेक्ट्रिसिटी देना है तुमको गांव में, क्या करना है पावर का? तो अप्रोच ही गलत है। आप जब तक इसको वही जैसे इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल होता है, उसी तरह से करना चाहिए। 4 वर्ष पढ़ाओ, वही सब्जेक्ट पढ़ाओ जिसका एक्चुअल, पाली और प्राकृत
लेकर के लोग यूपीएससी कलेक्टर बन रहा है, क्या करेगा उस ज्ञान का? मुझे यही समझ में नहीं आता। थैंक यू।